यूपीएससी सिंप्लीफाइड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 3 सितंबर 2022, शनिवार का दिन है और आज का एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे प्रीलिम्स 2022 के 2 क्वेश्चंस एंड देन फिर अपना एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन अब आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो वो है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ लैंडिंग बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन है वो ये प्रोविजन रखता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, है ना। और ये फर्स्ट जो क्वेश्चन था सेट ए का था और इसमें लिखा हुआ है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, पहला वर्ड डाला हुआ है, मतलब पहली जो लाइन डाली हुई है। दूसरा है रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। तो आपको बताना है कि किसके प्रोविजन है ये। तो अभी काफ़ी लाइमलाइट में चल रहा है इंस्टीट्यूट, काफ़ी ज़्यादा ऐड वगैरह प्रोवाइड कर रहा है ये, ठीक है। और श्रीलंका वगैरह को ऐड वगैरह प्रोवाइड की गई है और भी कंट्रीज़ को प्रोवाइड करता रहता है। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है, ये है IMF, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसमें रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है एंड सेकंड जो है रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है, दोनों ही IMF प्रोवाइड करता है। और IMF के रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जाननी हो तो 1944 में IMF बना है, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू बना था, ठीक है। 1944 में ये स्टार्ट किया गया था। अभी इसमें 189 मेंबर स्टेट्स हैं, 189 मेंबर कंट्रीज हैं इसके जो हैं वो अभी इस टाइम के। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर है IMF का, ये ध्यान रखना है आपको। और वेरियस रिपोर्ट्स IMF रिलीज करता है, निकालता है, ठीक है। और ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है UN की। तो दिस इज ऑल अबाउट IMF, जो कि काफ़ी लाइमलाइट में रहता है। और जो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है वो है विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में हमें बातें करनी है, इन स्टेटमेंट्स को देखना है। एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज। पहली स्टेटमेंट ये है, बतानी है करेक्ट है या रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट है एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रीर, पहले थी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नीर थी पहली, ठीक है। एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर एंड सेकंड है एन इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रीर इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कम्पिटिटिवनेस। तो सेकंड स्टेटमेंट ये है, बताना सही है गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है एन इंक्रीज ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between near and rear। तो आपको बताना कि कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो देखो इसका आंसर आएगा C 1 और 3। 1 और 3 जो स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। जो स्टेटमेंट नंबर सेकंड है वो गलत है, वो मतलब उल्टा लिखा हुआ है। जब इंक्रीज होता है रीर के अंदर तो ये इंडिकेट करता है किस चीज़ को, कि इससे इंप्रूवमेंट नहीं होता है ट्रेड कम्पिटिटिवनेस में, ट्रेड कम्पिटिटिवनेस खराब हो जाती है। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, ठीक है, और इंपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ट्रेड की जो कम्पिटिटिवनेस है वो ख़राब हो जाती है। अभी यदि कंसेप्ट नीर और रीर को आप जान सकते हो। और ये बिल्कुल थर्ड लाइन एकदम करेक्ट है कि जब इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन दिखाई देता है रिलेटिव टू इन्फ्लेशन टू इन अदर कंट्रीज, तो इस कंडीशन में नीर और रीर के अंदर क्या होता है, डाइवर्जेंस क्रिएट होता है, डाइवर्जेंस बढ़ता है। ये बिल्कुल करेक्ट लाइन है एकदम। थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको नीर के बारे में, तो ये अनएडजस्टेड वेटेड एवरेज है, ठीक है। नीर जो है अनएडजस्टेड क्या है, वेटेड एवरेज रेट है विच वन कंट्री करेंसी एक्सचेंज फॉर ए बास्केट ऑफ मल्टीपल फॉरेन करेंसीज। तो इसमें क्या होता है, अनएडजस्टेड वेटेड एवरेज है ये। वहीं पर रीर की जब बात आती है तो ये एडजस्टेड है, वेटेड एवरेज ऑफ ए कंट्री करेंसी इन रिलेशन टू एन इंडेक्स एंड बास्केट ऑफ अदर मेजर करेंसीज। तो ये क्या होता है, ये एक तरह से वेटेड एवरेज है, वो अनएडजस्टेड था, ठीक है, जो नीर था वो। तो ये डिफरेंस आपको नीर और रीर में याद रखना है, ठीक है। और इसी के साथ हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, इसके आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आज का प्रॉपर DNA एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूज़ आपके सामने है वो आप देख पा रहे हो कि पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है और 1/3 पाकिस्तान जो है पानी के अंदर जा चुका है और क्राइसिस सिचुएशन है। पहले ही इकोनॉमिक क्राइसिस से पाकिस्तान जूझ रहा था और सडनली इस तरह से बाढ़ का आना और इतना ज़्यादा डिजास्टर, बहुत ज़्यादा डिजास्टर पाकिस्तान में भी चल रहा है कुल मिला के, है ना। इसी तरह से हम जो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है वो कुल मिला के रीओरिएंट करेगी इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी टू ग्लोबल बेंचमार्क्स। जो ग्लोबल बेंचमार्क्स है उसके साथ ओरिएंटेशन हमारा बनेगा, ये यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं, ठीक है, NEP 2020 के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। इंडिया टू होस्ट क्वेड सीनियर, जो क्वेड जो है उसकी सीनियर ऑफिशियल मीटिंग को नेक्स्ट वीक में इंडिया क्या करेगा, होस्ट करेगा, उसके रिगार्डिंग खबर आई है यहाँ पे। तो देखो SOM मतलब सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग होने वाली है, जिसको होल्ड करेगा इंडिया, सॉरी जिसको होस्ट करेगा इंडिया। और आपको पता है क्वेड के अंदर कौन कौन आता है वो अभी हम देख भी लेंगे। US आता है, जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और इंडिया आता है। तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एक तरह से उज्बेकिस्तान जाने वाले हैं और SCO समिट को ये वहाँ पे जाके SCO समिट में पार्ट लेंगे, तो इस बैलेंसिंग के तौर पे इसको देखा जा रहा है, जो होस्ट की जा रही है सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग की। क्योंकि एक तरफ हम SCO में जा रहे हैं, SCO में जो इंटरेस्ट हैं वो अलग होंगे, वहीं पे क्वेड के इंटरेस्ट काफ़ी हद तक अलग हैं। तो कुल मिला के इन दोनों के अंदर बैलेंसिंग के तौर पर सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग को देखा जा रहा है, जाना जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्वेड के बारे में जान लेते हैं कि क्वेड है क्या।
तो देखो यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स एंड की लाइन्स आएंगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मेंस में आंसर राइटिंग के दौरान भी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लाइन्स। तो मेंस में आंसर राइटिंग में यदि वो लाइन लिखी जाती है तो काफ़ी इफेक्टिव रहेंगी। तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जो आपका क्वेड है वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है इनफॉर्मल है ये, ठीक है, और इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में रहता है। और किस लिए है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इंश्योर करना है फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करना, इंश्योर करना, एक तरह से इसका पर्पज है क्वेड का। तो क्वेड का आइडिया था वो शिंजो अबे लेके आए थे, जिनका कि अभी एसोसिएशन हो गया है एक तरह से, ठीक है, आपको पता है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो शिंजो अबे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे वो ये कंसेप्ट लेके आए थे। हाउएवर द आइडिया कुडंट मूव अहेड, ऑस्ट्रेलिया, बाद में ऑस्ट्रेलिया का मतलब बाद में आइडिया ज़्यादा आगे नहीं जा पाया, ऑस्ट्रेलिया पुलिंग आउट ऑफ इट अपेरेंटली ड्यू टू चाइनीज प्रेशर। फिर बाद में अभी हम देखते हैं इन दिसंबर 2012 शिंजो अबे अगेन फ्लोटेड द कंसेप्ट ऑफ एशिया डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एशियाज डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड, ठीक है, एशियाज डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड का दोबारा कंसेप्ट बोला इन्होंने, इन्वॉल्विंग ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस टू सेफगार्ड मैरीटाइम कॉमन फ्रॉम द इंडियन ओशियन टू वेस्टर्न पैसिफिक। इसके लिए दोबारा से इस आइडिया को क्या किया इन्होंने, फ्लोटेड किया। इन नवंबर 2017 इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान गेव शेप टू द लॉन्ग पेंडिंग क्वेड कोalition टू डेवलप ए न्यू स्ट्रेटजी टू कीप द क्रिटिकल सी रूट्स इन इंडो पैसिफिक फ्री ऑफ एनी इन्फ्लुएंस स्पेशली चाइना, ठीक है। तो ये क्वेड के बारे में हमने देख लिया है, क्वेड के बारे में। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो न्यूज़ है उससे। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारे, आपको पता है अभी कमीशनड हो चुका है, क्या कमीशनड हो चुका है, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, ठीक है। तो आईएनएस विक्रांत जो है ये आ चुका है, और इस वजह से इसके रिगार्डिंग खबर हैं काफ़ी सारी, इसके स्पेसिफिकेशंस बताए गए हैं, देख लेते हैं किस तरह से ये अब तक आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फरवरी 2009 से ये स्टार्ट होता है एक तरह से, कील ऑफ द शिप इज लेड, ठीक है। फिर उसके बाद अगस्त 2013 के अंदर द शिप इज लॉन्च फर्स्ट टाइम इन वाटर। नवंबर 2020 के अंदर बेसिन ट्रायल्स कंप्लीटेड हो जाते हैं। जुलाई 2012 के अंदर 22 के अंदर, तो कितना टाइम लगता है ना, काफ़ी टाइम लगता है इन सब के अंदर। सी ट्रायल्स कंप्लीटेड हो जाते हैं 5 फेज वाले। फिर इसकी मतलब डिलीवरी एक्सेप्टेंस बाय नेवी हो जाती है, एंड देन कमीशनिंग एज आईएनएस विक्रांत हो जाती है इसकी सितंबर 2022 के अंदर, ठीक है। पूरी यदि इसकी लेंथ की बात की जाए तो 262.5 मीटर है, मोर देन द साइज ऑफ 2 फुटबॉल फील्ड्स, ठीक है। हाइट इसकी जो बिल्कुल कील टू मास्ट देखी जाएगी तो 61.6, ठीक है, 61.6 मीटर है। विड्थ भी 61.6 मीटर है, और इसकी जो फ्लाइट डेक एरिया जो है 12,000 स्क्वायर मीटर है, 12,000 स्क्वायर मीटर जो इसका फ्लाइट डेक एरिया, ओके। डिस्प्लेसमेंट जो है 42800 टन्स। अब देख लेते हैं, क्रू जो है 1600 मेंबरों का क्रू जो है 1600 लिखा हुआ है इसमें, और कंपार्टमेंट 2300 है, मैक्सिमम स्पीड 28 नॉट्स है, क्रूसिंग जो स्पीड है वो है 18 नॉट्स, और एंड्योरेंस है इसका 7500 नॉटिकल माइल्स। ओवर 30 एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट एंड द हेलीकॉप्टर्स इंक्लूडिंग मिग 29KS कामोव एंड MS-60R कॉपर्स, है ना, चॉपर्स सॉरी, वो यहाँ पे हो सकते हैं। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स एंड ये सभी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी, है ना। तो है, तो इसके बारे में ही आगे बताया गया है कि जो आईएनएस विक्रांत है वो अब आ चुका है, और मोदी जी ने इसका एक तरह से कमीशनिंग कर दी है। और विक्रांत इज ए यूनिक रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिया बिकमिंग सेल्फ रिलायंट, इसको ये दिखा रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यही बता रखा है इसके अंदर। उससे पहले भी कुछ बताया हुआ है कि एक्चुअली में आईएनएस विक्रमादित्य है द अर्थवाइल विराट एक्वायर्ड फ्रॉम यूके, एक विराट है जो हमने यूके से एक्वायर किया है। नेवी हैज क्या है, फील्डेड 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, द अर्थवाइल विराट एक्वायर्ड फ्रॉम यूके, नाम भी याद रखना है कहाँ से एक्वायर किया है, एंड आईएनएस विक्रमादित्य फ्रॉम रशिया, ओके। और नाउ हमने पहली बार इंडिजिनियसली इसको बिल्ड कर लिया है विक्रांत को। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी, बीइंग ए डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री ही ऐसा कर पा रही है, और डेवलपिंग कंट्री के द्वारा भी ऐसा कर लिया जाना अपने आप में एक हमारी अचीवमेंट है। हालांकि जो इसकी की टेक्नोलॉजी है वो हमने इंपोर्ट की है, बट मैक्सिमम जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वो है वो इंडिया के अंदर ही हुई है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, रशियन गैस पाइपलाइन टू जर्मनी विल स्टे शट। तो मतलब इसमें क्या रहेगा, आपको पता है नॉट 1 एंड नॉट 2, अभी हम देख लेंगे क्या है नॉट 1 एंड नॉट 2। इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम वगैरह आ गई है, ग्लिच आ गया है, माल फंक्शन वगैरह हो गए हैं। तो ये कंपनी है, ठीक है, उन्होंने जो रशिया की कंपनी है, स्टेट रन एनर्जी कंपनी है रशिया की, उन्होंने बोला कि नॉर्थ ईस्टर्न पाइपलाइन को हम बंद रखेंगे थोड़े टाइम के लिए, और इसमें काम वाम चलेगा। तो ये देख लेते हैं इस वजह से नॉर्थ ईस्टर्न पाइपलाइन है क्या, कहाँ पे है, क्यों है, क्या है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल चल रही है ये अभी, रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है उस वजह से भी। तो नॉर्थ ईस्टर्न पाइपलाइन 2 और पाइपलाइन 1 क्या है, तो देखो ये है, यहाँ रशिया से स्टार्ट हो रही है, जर्मनी तक सप्लाई कर रही है, और काफ़ी ज़्यादा इसके थ्रू गैस का सप्लाई हो रही है, और जर्मनी काफ़ी हद तक डिपेंड कर रहा है रशिया के ऊपर इन सप्लाई ऑफ गैस, इन सप्लाई ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन है, दैट रन्स फ्रॉम आउस्टलोगा से लेके इन रशिया टू ग्रिफ्सवॉल्ड इन जर्मनी तक ये जाती है, बाल्टिक सी से होती हुई, बाल्टिक सी में से ये जा रही है कुल मिला के, ना, ध्यान रखना, अच्छे से क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट विल कैरी 55 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस पर ईयर, ठीक है।
और इट वॉज डिसाइडेड टू बिल्ड पाइपलाइन 2015 में डिसाइड किया गया था। नॉर्थ स्ट्रीम फर्स्ट जो सिस्टम इज ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड टुगेदर विद NS2P नॉर्थ स्ट्रीम सेकंड के साथ इट विल सप्लाई 110 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस ईयर टू जर्मनी। ये यहाँ पे बताया गया है और ये देखो इनकी लोकेशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 नॉर्थ स्ट्रीम 2 रशिया टू जर्मनी जा रही है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई जो है जर्मनी की वो रशिया से आ रही है। अब देख लेते हैं, अभी एक प्लेयर लगाई गई थी, क्या लगाई गई थी प्लेयर की संस्कृति जो है वो उसको संस्कृत को, तो इस प्ले में बोला गया है कि संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी एंशेंट लैंग्वेज है और बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी लैंग्वेज जो है उसके अंदर संस्कृत से कॉमन वर्ड्स लिए गए हैं, तो उसको पूरी तरह से क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और जो लॉयर थे, पैटिशनर थे जिन्होंने लगाई थी, उनसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप एक पूरी लाइन संस्कृत, एक पैराग्राफ संस्कृत में बोल के बताइए, ठीक है। और इस तरीके की बातें हुई और मतलब कि ये सब कुछ था इसमें और इसको डिसमिस कर दिया गया। तो फिर यही था मतलब कि इसके थ्रू आप नेशनल लैंग्वेज के बारे में जान सकते हो कि क्या इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है या नेशनल लैंग्वेज है। मैं पहले भी इसके रिगार्डिंग बात कर चुका हूँ कि क्या इंडिया की कोई और नेशनल लैंग्वेज है या फिर हमारी केवल ऑफिशियल लैंग्वेज ही है, और ऑफिशियल लैंग्वेज है तो कितनी है, काइंड ऑफ दैट, ठीक है। तो इस न्यूज़ में यही था। अब नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं। अब इंडिया और यूएई होल्ड टॉक्स ऑन बायलैटरल टाइज, तो ये रिगार्डिंग न्यूज़ है। तो इसमें 100 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हमको करना है, हम काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं और ये टाइज वगैरह बातें वगैरह चलती रहती हैं। और एस जयशंकर जो है उन्होंने भी अभी को चेयर किया है वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग को, और ये सब यूएई के रिगार्डिंग है, ओके। तो ये बायलैटरल टाइज को हम मजबूत करना चाह रहे हैं यूएई के साथ। अब ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है वैसे। बीएसएफ ड्रोन बेस्ड टीयर गैस लॉन्चर इज आउट, तो बीएसएफ ने एक नया ड्रोन बेस्ड टीयर गैस लॉन्चर लेके आया बीएसएफ, जिसके थ्रू कि मतलब जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी, क्राउड कहीं गैदर हो जाएगी, तो ड्रोन के थ्रू टेक्नोलॉजी की हेल्प से और काफ़ी हद तक उसको मतलब कि कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। उसके लिए ड्रोन बेस्ड टीयर गैस लॉन्चर आया है, ठीक है। टेक्नोलॉजी टू बी यूज इन रियॉट कंट्रोल, तो रियॉट्स जो होते हैं उनके कंट्रोल के अंदर टेक्नोलॉजी को अब यूटिलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने जो न्यूज़ है वो है स्पेशल मैटरनिटी लीव इन केस ऑफ इन्फेंट डेथ, तो ये स्पेशल प्रोविजन है, सेंटर ने मूव किया है और एक तरह से सेंटर ने डिसाइड किया है, सेंटर डिसाइडेड टू ग्रांट 60 डे स्पेशल मैटरनिटी नॉट माई टाइम। सेंटर है डिसाइडेड टू ग्रांट 60 डेज स्पेशल मैटरनिटी लीव फॉर वुमेन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन केस ऑफ स्टिल बर्थ और डेथ ऑफ एन इन्फेंट विद इन ए फ्यू डेज ऑफ बर्थ, और मतलब कुछ दिनों के अंदर ये बच्चे की डेथ हो जाती है तो फिर उनके लिए स्पेशल अब कुछ लीव्स का प्रोविजन किया गया है। 60 दिन की ये क्या लीव्स दी जाएंगी, स्पेशल लीव्स होंगी ये। तो ये क्या है, एन ऑर्डर बाय द DOPT ऑन फ्राइडे, तो ये दिया गया है एक तरह से। और इसमें क्या प्रोविजन रखा जाएगा, देखो कुछ इसमें क्राइटेरिया रखे गए हैं। द कंडीशन ऑफ द डेथ ऑफ ए चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ मे बी डिफाइंड एज अप टू 28 डेज आफ्टर बर्थ, ठीक है, 28 दिन बर्थ के बाद, अप टू 28 डेज आफ्टर बर्थ यदि डेथ हो जाती है तो ये लीव्स मिलेंगी। ए बेबी बॉर्न विद नो साइंस ऑफ लाइफ, ए बेबी बॉर्न विद नो साइंस ऑफ लाइफ एट और आफ्टर 28 वीक्स ऑफ 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में भी डिफाइंड एज स्टिल बर्थ, है ना, तो इसको भी वैसे लिया जाएगा, ये बोला जा रहा है। आगे बोला गया है कि स्पेशल मैटरनिटी लीव शैल बी गिवन ओनली टू ए वुमेन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस, है ना, 2 से कम सर्वाइविंग चिल्ड्रंस होंगे, उन्हीं को दी जाएगी द ऑर्डर सेट, तो ये ऑर्डर में ये बोला गया है। तो ये है स्पेशल मैटरनिटी लीव के रिगार्डिंग। अब हम देखते हैं, तो ये भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है वैसे। पॉक्सो कोर्ट ग्रांट बेल्स टू वालायर केस अक्यूज्ड, तो वालायर केस अक्यूज के अंदर मतलब कि एक तरह से बिल दे दी गई है जो पॉक्सो कोर्ट ने। तो वो क्या रहा है पूरा कि यहाँ पे एक केस चल रहा था काफ़ी, जो माइनर सिस्टर्स डेथ केस है, तो उसमें सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई फाइंडिंग दैट ऑफ द 2 माइनर सिस्टर वाज ड्यू टू सुसाइड, तो फिर इसने भी पुश किया है, एक तरह से प्रॉम्प्ट किया है कोर्ट को बेल देने के लिए। और फिर मतलब कि ये भी साइड किया गया था काफ़ी हद तक कि कोई इन्फ्लुएंस वगैरह क्रिएट नहीं करेंगे वो, हैड नो इन्फ्लुएंस एनी ऑफ द विटनेस। तो आपको पता है कि बेल का क्राइटेरिया क्या होता है, 2-3 क्राइटेरिया होते हैं, वो मैंने ट्रिपल टेस्ट बोलते हैं जिसको, वो मैंने आपको बता दिया था, तो उसको इन्होंने कंसिडर किया है कोर्ट ने, एंड देन फिर इसमें यहाँ पे बेल प्रोवाइड की गई है। तो आपको ट्रिपल टेस्ट याद रखना है, पॉक्सो जो है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बेल दी गई है, लेकिन ट्रिपल टेस्ट जो होता है वो बेल के रिगार्डिंग होता है, ठीक है। सभी बेल सभी जितनी भी नॉर्मल बेल्स होती हैं उन सभी के रिगार्डिंग होता है ये, तो वो ट्रिपल टेस्ट आपको देख लेना है। अब देखते हैं इसके बारे में, पॉक्सो के बारे में कि है क्या। पॉक्सो एक्ट वाज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज, तो इसको सेक्सुअल ऑफेंसेज से चिल्ड्रन को बचाने के लिए एक्ट आया था। द एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेज ऑफ सेक्सुअल असल्ट, तो सेक्सुअल असल्ट का यदि कोई ऑफेंस है तो उससे बचाने के लिए, सेक्सुअल हरेसमेंट से बचाने के लिए, पोर्नोग्राफी से, एंड प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पेशल कोर्ट्स के प्रोविजन भी यहाँ पे किया गया है फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेज, इस टाइप के ऑफेंसेज के ट्रायल्स के लिए स्पेशल कोर्ट्स की भी बात की गई है, एंड रिलेटेड मैटर एंड इंसिडेंट्स। द एक्ट वाज अमेंडेड इन 2019, इसको 2019 में अमेंड भी किया गया है एक्ट को, और काफ़ी सीवियर पनिशमेंट अब कर दी गई है, टू मेक प्रोविजंस फॉर एनहेंसमेंट ऑफ द पनिशमेंट फॉर वेरियस ऑफेंसेज, तो वेरियस ऑफेंसेज जो इसके अंदर आ रहे हैं उसके अंदर पनिशमेंट्स को एनहेंस कर दिया गया है, सो एज टू डिटर द परपिट्रेटर्स, तो परपिट्रेटर्स को रोकने के लिए कुल मिला के, एंश्योर सेफ्टी सिक्योरिटी एंड डिग्निफाइड चाइल्डहुड ऑफ ए चाइल्ड, चाइल्डहुड फॉर ए चाइल्ड, ओके। अब देखते हैं हम
विंड इन द सेल, तो मतलब अब इसमें हमने किसके बारे में बताया जा रहा है, विक्रांत के बारे में बताया जाएगा, काफ़ी हद तक बताया जाएगा, काफ़ी चीज़ें बताएंगे विक्रांत के बारे में। तो विंड इन द सेल, आईएनएस विक्रांत इज ए माइलस्टोन, द फोकस नाउ मस्ट बी ऑन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। ठीक है, अब ये हमने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है। अब इस माइलस्टोन के साथ साथ हमको और भी किन चीज़ों पर ध्यान देना है वो देखते हैं, इसमें बताया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता रखा है कि कमीशन कर दिया गया है आईएनएस विक्रांत को ऑन फ्राइडे। जॉइंट ए स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्री इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है, लाइक यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना जैसी कंट्रीज हैं। उन्हीं कंट्रीज़ को बीच में इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि जिसकी कैपेबिलिटी है टू डिजाइन एंड बिल्ड कैरियर विद ए डिस्प्लेसमेंट ओवर 40,000 टन्स। ठीक है, तो उसको हमने भी ज्वाइन कर लिया, उस क्लब को एक तरह से हम बोल सकते हैं ना, उस ग्रुप को हमने भी ज्वाइन कर लिया एक तरह से। तो 20,000 करोड़ का इस पर खर्चा आया है। डेवलपिंग ए वाइबल डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री हैज़ बीन ए प्रायोरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। ठीक है, एंड न्यू क्राफ्ट करियर जो है काफ़ी अच्छा साइन है, एक्सपेंडिंग आत्मनिर्भर भारत की रिगार्डिंग। और बता रखा है कि जो वेसल है उसमें 76% ऑफ ये इंडिजीनियस कंटेंट है ओवरऑल, बट इट्स क्रिटिकल, लेकिन इसकी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वो इम्पोर्ट की गई है बाहर से। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें जो है 7500 नॉटिकल माइल्स क्या है एंड्योरेंस है, ये काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, एंड्योरेंस है ना। और इट हैज़ अराउंड 2200 कंपार्टमेंट्स हैं। दोबारा इसकी स्पेसिफिकेशन बता रखे हैं कि क्या इंटरनल स्पेसिफिकेशन इसके हैं। तो इसमें 2200 इसके कंपार्टमेंट्स हैं, फॉर ए क्रू अराउंड 1600, दैट इंक्लूड्स स्पेशलाइज कैबिन्स टू अकोमोडेट वुमेन ऑफिसर्स। तो वुमेन ऑफिसर्स के लिए स्पेशलाइज कैबिन्स वगैरह भी हैं, और फुल फ्लैज स्पेशलिटी मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की गई है इसके अंदर। एंड ये सभी चीज़ इसमें बता रखी है। तो उसके बाद क्या है, इंडियन नेवी एम्बिशियस टू हैव 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। अभी से कितने हैं इंडिया के पास, पहली नेवी के पास आईएनएस विक्रमादित्य है जो कि रशिया से लिया गया है। ठीक है, और साथ में हमने देख लिया था कि एक यूके से भी लिया हुआ है, वो भी हमने देख लिया था, आपको नाम बताना उसका क्या है वो। एंड विक्रांत को अब हमने ले ही आए हैं हम। तो इस तरह से अब क्या हो चुका है कि अब क्या हुआ है कि यहाँ पे जो एक्सपर्टी हमें मिली है, ठीक है, विक्रांत को बनाने से, उसको राइटर बोल रहा है कि आगे भी हमको यूटिलाइज करना चाहिए और क्राफ्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बनानी चाहिए, हमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर और बनाना चाहिए, ऐसा बोला जाए। आईएनएस विक्रांत विल बी द विंड इन द सेल फॉर इंडियंस प्रोएक्टिव मैरीटाइम स्ट्रेटजी इन इंडो पैसिफिक एंड इंडियन ओशन रीजन। अब बता रहे हैं, बाद में जब कमिश्निंग सेरेमनी हो रही थी तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी बार बार जोर देते हैं इस चीज़ के ऊपर कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ के अंदर है, ए फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के अंदर इंडिया का इंटरेस्ट है। एंड मिस्टर मोदी जी का जो आइडिया है सागर, सागर क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो मतलब हमारा जो रीजन है उसके अंदर सभी की सिक्योरिटी एंड ग्रोथ को हम इंश्योर करें, ये हमारा सागर डॉक्ट्रिन है मोदी जी की। ठीक है, तो सागर डॉक्ट्रिन को और इंडिया का जो इंटरेस्ट है किसमें, फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के अंदर, उन सभी को ये जो कमीशनिंग हो रही है ना विक्रांत की, ये अपने आप में उन सभी चीज़ों को इंश्योर करेगी। और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है इस चीज़ को लेकर वो। स्ट्रॉन्ग नेवी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है इंडिया की एम्बिशियस जो ग्रोथ है उसके लिए, ग्लोबल ट्रेड वगैरह सब चीज़ों के लिए। तो आईएनएस विक्रांत जो है सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड्स द इंडियन नेवी फुटप्रिंट इन बैकड्रॉप ऑफ इंक्रीजिंग चाइनीज एक्टिविटी। तो अभी चाइनीज एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस कंडीशन के अंदर आईएनएस विक्रांत जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अब आगे इसमें लिखा रखा है, वाइल मिग 29K फाइटर जेट्स विल नाउ बी इंटीग्रेटेड इनटू द फ्लीट एयर आर्म ऑफ द विक्रांत, नेवी हैज taken an active interest in procuring either the French Rafale M और द अमेरिकन FA-18 सुपर हॉर्नेट। तो इनको प्रोक्योर करने की भी मतलब नेवी तैयारी कर रही है। दिस वुड नीड स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इन शिप विच वुड अलाउ ऑपरेटिंग दीज मोर कैपेबल एयरक्राफ्ट फ्रॉम इट्स डेस्क। ओके, तो वहाँ से इसको कर पाएगा फिर ये जो आईएनएस विक्रांत है वो। ओके, कहाँ से, अपने डेक से। डेक क्या होती है, छत मान लो एक तरह से ना, तो अपने डेक से वो ऐसा कर पाएगा एयरक्राफ्ट को, ये बताया जा रहा है। यदि टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़े से चेंज कर लिए जाएंगे, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हो जाएंगे फिर। मीन वाइल द प्लान्स टू डेवलप इंडियाज ऑन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर कंटिन्यू टू रिमेन ए डिस्टेंट ड्रीम। अब आगे राइटर बोलते हैं कि इसी बीच ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर बनाना इंडिया का अभी भी एक डिस्टेंट ड्रीम है। द फोकस एंड प्रायोरिटी नाउ शुड बी इन रिजॉल्विंग द फाइटर जेट conundrum while also taking a call on second indigenous aircraft carrier to ensure that expertise gained is not jettisoned ड्यू टू द स्ट्रेटजिक मायोपिया। ठीक है, तो ये सब बताते हैं राइटर, और काफ़ी अच्छा लिख रहे हैं राइटर यहाँ पे, और बता रहे हैं कि अभी हमको इससे मोटिवेशन लेना है, और जो इन सब चीज़ों से हमें अचीव हुआ है, जो अनुभव मिला है इसकी क्रिएशन से, उसको आगे भी यूटिलाइज करना है, उपयोग करना है। तो ये था। अब नया जो है, नेक्स्ट जो है एडिटोरियल वो देख लेते हैं हम। इंडिया साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड मोर देन पैचेज। तो इसमें यही बताया गया है कि इंडिया का जो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके बारे में हमने पहले भी थोड़ी बहुत बात की होगी, वो काफ़ी वल्नरेबल है, काफ़ी वीक है, उसको काफ़ी सॉलिडिफाई करना ज़रूरी है, और सेंट्रल स्टेट दोनों को वाइटल रोल प्ले करना पड़ेगा, हार्मनी के अंदर काम करना पड़ेगा, टेंडम में काम करना पड़ेगा, ये सब इसके अंदर बताया गया है। तो देख लेते हैं कि क्या बता रहे हैं ये राइटर इसमें। तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो ब्यूरो है, रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के अकॉर्डिंग 12,317 केसेज ऑफ साइबर क्राइम 2016 में थे, जो कि अभी बढ़ के 50,035 हो गए हैं 2020 के अंदर।
तो आप सोच सकते हो कि आईसीटी जो है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और साथ में ही साइबर क्राइम भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक रोबस्ट साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर क्राइम को रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है हमें, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है, और यहाँ पे राइटर बहुत सारे केसेस को साइट करते हैं और फिर बताते हैं कि इसमें केसेस के अंदर क्या निकल के आया। ठीक है, तो द कोर्ट हेल्ड दैट द सर्टिफिकेट अंडर द सेक्शन, हालांकि हमारे ज़्यादा काम करनी है, हम आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो देखो अब। पुलिस और पब्लिक ऑर्डर दोनों क्या स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है। द प्राइमरी ऑब्लिगेशन टू चेक क्राइम एंड क्रिएट एंड नेसेसरी साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर किसका रूल हो गया, फिर स्टेट्स का हो गया, नो डाउट, क्योंकि पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। फिर आगे राइटर बोलते हैं एट द सेम टाइम विद द आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है, एंड द मेजर लॉज बीइंग सेंट्रल लेजिस्लेशंस, तो सभी सेंट्रल लेजिस्लेशन है, आईटी लॉ वगैरह, मेजर लॉज वगैरह जो है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं है। इस चीज़ को बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे राइटर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर ये बोलते हैं, देन आगे बोलते हैं कि यही लाइन रिपीट कर रखी है इन्होंने। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन स्टेप्स दैट इंक्लूड द सेटिंग अप ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C, इंडियन क्या, इंडियन फॉर आई, एंड साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू डील विद ऑल टाइप्स ऑफ दीज क्राइम्स। तो इसके लिए क्या किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, द गवर्नमेंट ने, इंडिया हैज टेकन स्टेप दैट इंक्लूड द सेटिंग अप ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है। ठीक है, आगे राइटर बताते हैं नो प्रोसीजरल कोड, तो मतलब बताते हैं कि जो अब तक हम प्रोसीजरल कोड वगैरह फॉलो करते आ रहे हैं नॉर्मल क्राइम्स के लिए, यहाँ पे क्राइम्स अलग टाइप के हो रहे हैं, इनका नेचर काफ़ी डिफरेंट है, तो इसमें प्रोसीजरल कोड भी डिफरेंट होने चाहिए, जो कि अभी तक है नहीं। ठीक है, यहाँ पे बता रखा है नो सेपरेट प्रोसीजरल कोड फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द साइबर और कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेज एज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज एंटायरली डिफरेंट इन नेचर, है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस होते हैं वो एंटायरली डिफरेंट होते हैं नेचर के अंदर व्हेन कंपेयर्ड विद द एविडेंस ऑफ द ट्रेडिशनल क्राइम। तो लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म प्रोसीजर टू डील विद द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज इसेंशियल, तो ये जरूरी है। फिर बाद में यहाँ पे लिख रखा है कुछ की मतलब कुछ जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी रिगार्डिंग बात की गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। शॉर्टेज ऑफ द टेक्निकल स्टाफ है, या काफ़ी पहले से पता है कि टेक्निकल स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा कमी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी काफ़ी ज़्यादा कमी है, और जो रेगुलर जो हमारे लोग होते हैं, रेगुलर पुलिस ऑफिसर जो होते हैं, जो कि आर्ट से, कॉमर्स से, लिटरेचर से, मैनेजमेंट से आते हैं, वो अनेबल होते हैं अंडरस्टैंड करने के अंदर न्यूआंसेस जो होते हैं वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर और इंटरनेट, तो इस वजह से उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाना जरूरी है। ही कांट, है ना, और आगे बोल रहे हैं राइटर, ही कैन एट बेस्ट आफ्टर प्रॉपर ट्रेनिंग, ठीक है, एक्ट एज ए फर्स्ट रेस्पॉन्डर हु कुड आइडेंटिफाई डिजिटल एविडेंस एंड सिक्योर द सीन ऑफ द क्राइम और प्रिजर्व द डिजिटल एविडेंस टिल द अराइवल ऑफ एन एक्सपर्ट, तो उसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह दिया जाना जरूरी है, ये बता रहे हैं राइटर आगे। फिर डिफरेंट ऑफ द केसेस को साइड करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि काफ़ी सारी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे उनको एक्चुअली में हार्श वैल्यू, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं इनके बारे में पता नहीं था। तो और बाद में फिर सर्टिन का वो भी ये साइड करते हैं, सर्टिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जो है इंडिया की, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, उसको भी बताते हैं कि उनको मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई थी स्टेट के द्वारा, तो वो भी कुछ बताया हुआ है इन्होंने कि एक जो नोएडा का काफ़ी एक इनफेमस केस था नूपुर तलवार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तो इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि इंडियन कंप्यूटर्स इमरजेंसी रेस्पॉन्स जो टीम है सर्ट इन, वो एक्सपर्ट वाज नॉट प्रोवाइडेड, है ना, एक्सपर्ट वाज नॉट प्रोवाइडेड विद द डिटेल्स ऑफ द इंटरनेट लॉक्स, राउटर लॉक्स एंड लैपटॉप लॉक्स टू प्रूव वेदर द इंटरनेट वाज फिजिकली ऑपरेटेड ऑन, तो ये बात भी इन्होंने यहाँ पे बोली है। एंड फाइनली फिर राइटर आगे और बोलते हैं कि जो आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, इंसिस्ट करता है कि ऑफेंस जो रजिस्टर हो रहा है अंडर द एक्ट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय ए पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन इंस्पेक्टर, तो ये बोलता है कि इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक का जो ऑफिसर है वो उसको डील नहीं करेगा। तो इसमें बता रखा है कि हमारे पास स्टाफ वगैरह की कभी है, इतने ज़्यादा इंस्पेक्टर है भी नहीं, तो सब इंस्पेक्टर को भी इसके अंदर अलाउ करना चाहिए। ठीक है, ये बताते हैं, कुछ सजेशंस देते हैं। एंड फाइनली फिर कोई बोलते हैं कि साइबर लैब्स वगैरह को अपग्रेड करने की जरूरत है, और सब चीज़ों को बताते हैं। फाइनली बोलते हैं कि स्टेट और सेंटर को दोनों को टैंडम के अंदर काम करना पड़ेगा। इससे पहले क्या बोल रहे हैं, सिंस देयर इज नो स्टेट ऑफ आर्ट नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब एंड साइबर प्रिवेंशन अवेयरनेस डिटेंशन सेंटर इन दिल्ली, है ना, देयर मे बी एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोफेशनल हेल्प टू स्टेट इन गेटिंग देयर लैब्स नोटिफाइड, तो मतलब ये बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, नीड फॉर लोकलाइजेशन, तो डाटा लोकलाइजेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन हमारा बिल आएगा, उसमें डाटा लोकलाइजेशन की बात रखी भी जाएगी, ऐसा मतलब राइटर बोल रहे हैं। देयरफॉर डाटा लोकलाइजेशन मस्ट फीचर इन द प्रपोज्ड डाटा प्रोटेक्शन जो लॉ है, सो दैट द एनफोर्समेंट एजेंसीज आर एबल टू गेट टाइमली एक्सेस टू डाटा ऑफ सस्पेक्ट इंडियन सिटीजन्स। तो वे आगे बताते हैं कि आजकल जो क्राइम हो रहे हैं साइबर क्राइम, ये ऐसा नहीं है कि केवल हमारी टेरिटरी के अंदर ही हो रहे हैं, एक्स्ट्रा टेरिटरियल जुडिक्शन इनका है, द कलेक्शन ऑफ द एविडेंस फ्रॉम द फॉरेंसिक, जो फॉरेन जो टेरिटरीज है वहाँ से एविडेंस को कलेक्ट करना बहुत ही टफ काम है। ठीक है, और इंडिया का जो एक्स्ट्राडिक्शन की जो ट्रीटी साइन हो रखी है, वो एक्स्ट्राडिशन जो ट्रीटी है, एक्स्ट्राडिशन जो अरेंजमेंट्स है वो केवल 48 एंड 12 कंट्रीज से है, मतलब एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज तो हमारी 48 कंट्रीज से हैं, और एक्स्ट्राडिशन जो हमारे अरेंजमेंट्स है वो 12 कंट्रीज के साथ साइन हो रखे हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर डाटा का लोकलाइजेशन करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर फाइनली जो है राइटर बोल देते हैं यहाँ पे कि फाइनली क्या टैंडम के अंदर काम करना पड़ेगा,
और सेंटर को, स्टेट गवर्नमेंट को एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी रॉबस्ट करने की रिक्वायरमेंट है। ये इस तरह से हमारा आज का जो है एनालिसिस खत्म होता है, जो डीएनए एनालिसिस है वो। अब हम जो है प्रीलिम्स बूस्टर देखते हैं। आज भी एसएनटी के कुछ कंसेप्ट्स को हम देखेंगे जैसे कि हम देखते हुए आ रहे हैं। तो अब हम प्रीलिम्स बूस्टर स्टार्ट करते हैं हमारा। प्रीलिम्स बूस्टर में आपका स्वागत है। साइंस एंड टेक के कुछ और कंसेप्ट्स आज हम जानेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ग्रेविटी की। तो ग्रेविटी क्या है? तो ग्रेविटी की वजह से ही आपको अपना भार महसूस होता है। ग्रेविटी की वजह से ही आपको अपना वजन महसूस होता है, आपको समझना है। तो ग्रेविटी क्या है? ये एक तरीके का फोर्स है, ठीक है, विच ए प्लेनेट और अदर बॉडी ड्रॉज ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। जिसमें कि क्या होती है, कोई बॉडी या कोई प्लेनेट जो होता है वो अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, सेंटर की तरफ खींचता है, वही ग्रेविटी होती है। फोर्स एक वन काइंड ऑफ फोर्स ग्रेविटी कीप्स ऑल द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन। जो ये ग्रेविटी है, ये फोर्स है, यही एक तरीके का सिंक्रोनाइजेशन बनाए हुए है और इसी की वजह से पूरा एक कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेज की वजह से ऑर्बिट कर रहे हैं जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ। एनीथिंग दैट हैज मास ऑल्सो हैज ग्रेविटी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। जिस भी चीज़ के अंदर मास होगा उसके अंदर ग्रेविटी भी होगी, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट्स के ज़्यादा मास होगा जिनके अंदर उनकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और ग्रेविटी जो होती है वो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन डिस्टेंस के साथ ग्रेविटी कम हो जाती है, ठीक है। एंड जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब होंगे तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी, और ग्रेविटेशनल जो पुल है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन द ग्रेविटी, मास एंड वेट यदि हम देखना चाहें, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अर्थ की ग्रेविटी आती है वो तो कहाँ से आती है? अर्थ की जो ग्रेविटी आती है वो तो उसके मास से आती है, ठीक है। तो यदि हम मान लें कि कोई बॉडी है, उसका मास बी है और हमारे अर्थ का अपना एक मास है, तो वो उसको खींचेगी अपनी ओर, ठीक है। और किसी भी इंसान को जो वेट महसूस होता है वो इसी वजह से महसूस होता है, ठीक है। ऑल इट्स मास ए कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल ऑन द मास इन योर बी, दैट्स व्हाट गिव्स यू वेट, जो कि आपको वेट देता है। एंड इफ़ यू वर ऑन इट प्लेनेट विद लेस मास देन अर्थ, यदि आप ऐसे प्लेनेट पर चले जाओ जिसमें कि मास कम से अर्थ से, तो यू वुड वेट लाइट, है ना। तो आपका जो वेट होगा लेस, आपका जो वेट होगा आपको कम लगेगा वहाँ पे, लाइक जितना अर्थ पे लग रहा है। बताते हैं कि भाई जो चंद्रमा है उस पर G/6 हो जाता है जो ग्रेविटेशन है वो। तो यदि आपको यहाँ पे अपना वजन 60 kg नज़र आ रहा है तो वहाँ पे आपको 10 kg ही होगा आपका जो वेट होगा वो। तो जब वहाँ पे आप जंप भी मारोगे तो आपकी जंप भी ज़्यादा हाई होगी यहाँ से, ठीक है। आपको कम जोर आएगा, कम आपको दम लगाना पड़ेगा जंप मारने के अंदर, ऐसे बोल सकते हैं। तो ग्रेविटेशन चंद्रमा का काफ़ी कम होता है। इसी वजह से क्या होता है कि ये ग्रेविटेशन हमारे यहाँ पे जो एयर मास है उसको भी कंट्रोल करके रखता है। काफ़ी सारा एयर मास के ऊपर भी ग्रेविटेशन लगता है, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो मेंटेन रहता है, वो बना रहता है, वो जाता नहीं है बाहर छोड़ के अर्थ को। चंद्रमा के ऊपर क्या हो रखा है कि एक होता है एस्केप वेलोसिटी। तो चंद्रमा के ऊपर जो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी एक वो वेलोसिटी होती है जिससे किसी चीज़ को यदि फेंका जाए जिस स्पीड के साथ, तो यदि वो मतलब कि हमारे जो एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाएगी, एक तरह से स्पेस में चली जाएगी। तो अर्थ के लिए वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और चंद्रमा के लिए वो 2.38 का समथिंग है। और जो इससे ज़्यादा जो एयर की वेलोसिटी होती है तो वहाँ पे ऐसे एयर जो होती है वो एस्केप कर जाती है चंद्रमा से। तो चंद्रमा पे एयर नहीं होती है, इस वजह से एटमॉस्फेयर वहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ दैट एयर मास है वो वहाँ की एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है, वहाँ की एस्केप वेलोसिटी कम है। वहीं पे हमारे यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर पाया जाता है। तो ये ग्रेविटी का इन सभी चीज़ों के ऊपर प्रभाव होता है, इस चीज़ को आपको समझ के चलना है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे नया जो है कंसेप्ट साइंस एंड टेक का। ग्रेविटी कंसेप्ट एज ए कंसेप्ट हमने समझ लिया है। अब ब्लैक होल को देखते हैं कि ब्लैक होल क्या है। तो ब्लैक होल एक क्या है? ऑब्जेक्ट है स्पेस के अंदर दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द डेथ ऑफ ए स्टार। जब एक स्टार की डेथ हो जाती है उसके बाद में ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है, ब्लैक होल बनता है, ठीक है। जब उसका पूरा फ्यूल जो है ना स्टार का पूरा रन आउट हो जाता है, रन आउट हो जाता है, देन जाके फिर ब्लैक होल बनता है। और इतना ज़्यादा डेंस होता है एंड इज सो डेंस एंड हैज़ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी, इतनी ज़्यादा इसकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है, इतना ज़्यादा डेंस होता है, नो मैटर और लाइट कैन एस्केप इट्स ग्रेविटी पुल। तो इसके जो ग्रेविटी पुल होता है उसमें तो कोई मैटर बाहर निकल सकता है, ना ही लाइट एस्केप करके जा सकती है। बिकॉज नो लाइट कैन एस्केप, इट इज ब्लैक एंड इनविजिबल। क्योंकि कोई लाइट एस्केप नहीं कर पाती है तो एकदम ब्लैक और इनविजिबल होता है। ब्लैक होल्स पैक सो मच मास इनटू सच ए स्मॉल वॉल्यूम दैट देयर ग्रेविटी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप एनीथिंग एवन लाइट फ्रॉम एस्केपिंग। द पॉइंट वेयर ऑल द मास इज ट्रैप्ड इज कॉल्ड सिंगुलरिटी। ये देखो वर्ड आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिल्म्स के अंदर साफ साफ बोला जा सकता है कि व्हाट इज सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी है क्या? तो जितना भी मास है वो ट्रैप्ड हो गया है बहुत ही छोटे स्पेस के अंदर, ट्रैप्ड इज कॉल्ड इज सिंगुलरिटी। पॉइंट वेयर ऑल द मास इज ट्रैप्ड इज कॉल्ड, जहाँ पे सारा मास ट्रैप हो जाता है उसे बोलते हैं सिंगुलरिटी। इट मे बी इन्फाइनाइटली स्मॉल बट इट्स इन्फ्लुएंस इज इनमरस, लेकिन इसका जो इन्फ्लुएंस होता है बहुत बड़ा होता है। ब्लैक होल्स आर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। ब्लैक होल्स भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टेलर ब्लैक होल्स ऑल्सो नोन एज यूनिकॉर्न्स, ठीक है। दूसरा होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स और थर्ड होता है इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स। तो इस तरह से हमने ब्लैक होल के कंसेप्ट को जाना। ब्लैक होल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी इसकी हाई है और उसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा है, तो लाइट को भी एस्केप नहीं होने देता है। दिस इज लाइक ब्लैक होल।
जो हमने जान लिया है। और यहीं पे एक कंसेप्ट सिंगुलरिटी भी हमने जाना, मतलब द पॉइंट वेयर ऑल द मास इज ट्रैप्ड, वो पॉइंट जहाँ पे सारा मास ट्रैप हो गया है उसे हम बोलेंगे सिंगुलरिटी। तो ये कंसेप्ट भी हमने जान लिया है। अब हम देख लेते हैं ग्रेविटेशनल जो वेव्स हैं ना उनके रिगार्डिंग देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स को अब हम देखते हैं। तो क्या है ग्रेविटेशनल वेव? ग्रेविटेशनल वेव्स वर फर्स्ट प्रपोज बाय अल्बर्ट आइंस्टीन इन 100 ईयर्स अगो एज अ पार्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अल्बर्ट आइंस्टीन ने ग्रेविटेशनल वेव्स की बात की थी कुल मिला के। 2016 के अंदर साइंटिस्टों ने एट लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, सॉरी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव लेबोरेटरी लिगो जो कि है, जिसका फुल फॉर्म ये बनती है, आपको याद रखनी है, फर्स्ट डिटेक्टेड द ग्रेविटेशनल वेव्स, इसने सबसे पहले ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया। तो ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होते हैं? रिपल्स होते हैं इन स्पेस, ये रिपल्स होते हैं, ये रिपल्स होते हैं स्पेस के अंदर। जो ग्रेविटेशनल वेव्स होते हैं वो ये ज़्यादा रिपल्स इन स्पेस। और क्या होता है? मूव एट द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से मूव करते हैं ग्रेविटेशनल वेव जो होता है वो। एंड क्रिएट बाय सम ऑफ द यूनिवर्स मोस्ट फ्यूरियस एंड इंटेंस प्रोसेसेस। और जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती है ना वो यूनिवर्स के सबसे मोस्ट फ्यूरियस और इंटेंस प्रोसेसेस के थ्रू बनती हैं ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं। दे होल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर कैटाक्लिस्मिक ओरिजिन, ठीक है, एज वेल एज क्रूशियल इनसाइट्स रिगार्डिंग ग्रेविटी नेचर। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है इनके अंदर, होती है, होल्ड रखती है अपने अंदर कि मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को। दे फॉर्म वैन, ये कब बनती है जो ग्रेविटेशनल वेव्स बनती कब है? जब क्या होता है? थिंग्स मूव एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड्स, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के ऊपर यदि चीज़ें क्या कर रही हैं? मूव हो रही हैं। वैन ए स्टार एक्सप्लोड्स एसिमेट्रिकली, जब एक स्टार जो होता है एसिमेट्रिकली एक्सप्लोड हो जाए, नॉन एज सुपरनोवा, जिसे कि नॉन एज ए सुपरनोवा। वैन टू लार्ज स्टार्स ऑर्बिट वन अदर, तब वैन टू ब्लैक होल्स ऑर्बिट ईच अदर देन एंड जॉइन। तो इन सब कंडीशंस के अंदर ये वेव्स बनती हैं और ये ओरिजिन को बताती हैं, उस पूरा जो प्रोसेस हुआ है उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो ये इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल वेव्स। और ये क्या है? रिपल्स इन स्पेस टाइम है, जिनकी स्पीड के बराबर, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर स्पीड होती है। और ये बहुत ही ज़्यादा कुछ फ्यूरियस जो यूनिवर्स की इवेंट्स होती हैं और इंटेंस प्रोसेसेस होते हैं उनके थ्रू इनका निर्माण होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव्स का। तो इसको ध्यान रखना है। और लिगो को भी आपको याद रखना है, 2016 में साइंटिस्ट ने अभी डिटेक्ट किया है, फर्स्ट डिटेक्टेड द ग्रेविटेशनल वेव्स। और काफ़ी पहले प्रपोज कर दिया था इनको 100 ईयर्स अगो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ओके, अब देख लेते हैं लास्ट आज का कंसेप्ट जो है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, फाइनल कंसेप्ट आज का। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है देखना अब अच्छे से आप। वन ऑफ मोस्ट रिमार्केबल प्रेडिक्शंस ऑफ आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी इज दैट ग्रेविटी बेंड्स लाइट। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ग्रेविटी बेंड्स लाइट। ग्रेविटी जो होती है वो लाइट को बेंड्स करती है, बेंड कर देती है लाइट को, ठीक है। और ये आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जनरल रिलेटिविटी, इसका ये रिमार्केबल प्रेडिक्शन था, एक मोस्ट रिमार्केबल प्रेडिक्शन था, प्रेडिक्ट किया था उन्होंने ऐसा माना था, उन्होंने ऐसा सोचा था कि ग्रेविटी जो होती है वो लाइट आ रही है ना उसको भी बेंड कर देगी, ठीक है। दैट इफेक्ट वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड ड्यूरिंग ए टोटल सोलर एक्लिप्स इन 1919। 1919 में एक टोटल सोलर एक्लिप्स हुआ, तब ये फिनोमेना फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोन्स्ट्रेटेड किया गया, ठीक है। उसमें हुआ क्या? व्हेन द पोजीशन ऑफ द स्टार्स नियर द सन वर ऑब्जर्व टू बी स्लाइटली शिफ्टेड फ्रॉम देयर यूजुअल पोजीशंस, जहाँ पे कि जो सन के आसपास जो स्टार थे उनकी यूजुअल पोजीशन से वो शिफ्टेड पाए गए एक तरह से। ग्रेविटेशनल लेंसिंग अकर्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर नियरली परफेक्टली अलाइंड अलोंग द लाइन ऑफ अलाइंड अलोंग द लाइन ऑफ साइट, ठीक है, तब ये होता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो होती है। तो द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द नियरर ऑब्जेक्ट्स बैंड्स द लाइट ऑफ द बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। द ग्रेविटेशनल जो फील्ड होती है ना नियर ऑब्जेक्ट की, जो नियर है, वो पीछे जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से आने वाली जो लाइट्स होती है उसको बैंड कर लेता है कुल मिला के। बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट द प्रोसीजर सिवरल, इससे बहुत सारे इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, इंक्लूडिंग मल्टीपल इमेज बनती है और मैग्निफिकेशन ऑफ ब्राइटनेस हो जाता है। तो ये सब ग्रेविटेशनल लेंसिंग के तौर पे जाना जाता है। मैग्निफिकेशन ऑफ मतलब क्या होगा? ब्राइटनेस का हो गया, फिर मल्टीपल इमेजों का बन जाना, ठीक है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द एक्सपेंशन रेट एंड जियोमेट्री ऑफ द यूनिवर्स एंड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द यूनिवर्स, पर्टिकुलरली डार्क मैटर। तो उनके बारे में जो है ग्रेविटेशनल लेंसिंग काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे सकती है, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स के अंदर सीधा स्टेटमेंट आ सकती है इन सब चीज़ों के ऊपर कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग। 3-4 स्टेटमेंट लिखी जा सकती है, उसमें से 1-2 स्टेटमेंट कुछ आपको कंफ्यूज कर सकती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होती है, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होते हैं, ब्लैक होल क्या होता है, ठीक है। आगे देखा गया लिगो है ना, और एक इंडिया लिगो, तो इसे बोलते हैं इंडिगो एक तरह से। तो इसमें आगे बताया गया कि लिगो इंडिया प्रोजेक्ट इज इंडियन इनिशिएटिव इन ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशंस। तो इंडिया का इनिशिएटिव है ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशन के लिए, एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2025। इसका एम्स टू मूव वन एडवांस लिगो डिटेक्टर फ्रॉम हैनफोर्ड टू महाराष्ट्र, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर लेके आने का प्लान चल रहा है,
किसको? मूव वन एडवांस लिको डिटेक्टर को। प्रोजेक्ट इज पायलटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प इंडियन साइंटिस्ट टू बी अ मेजर प्लेयर इन द इमर्जिंग रिसर्च फ्रंटियर ऑफ GW एस्ट्रोनॉमी। तो ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी जो है उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा हमारे साइंटिस्ट को क्या करेगा, एक तरह से हेल्प करेगा। ये दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प इंडियन साइंटिस्ट टू बी ए मेजर प्लेयर बनने में हेल्प करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स बूस्टर। ये आज के प्रीलिम्स बूस्टर के बारे में थे, जिसमें कि हमने 4 कंसेप्ट काफ़ी बेहतरीन जाने। ग्रेविटी को जाना, ब्लैक होल को जाना, ग्रेविटेशनल वेव्स को जाना और ग्रेविटेशनल लेंसिंग को जाना। ठीक है, इसी तरीके के अच्छे लेक्चर्स के लिए और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। ठीक है, सुनने के लिए धन्यवाद आपका।